पहले सबसे पहले 10R की आवाज़ सुन लेते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई आवाज़ सुना दीजिए एक बार। बिल्कुल भैया। तब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम फ्रेंड और आज मेरे सामने खड़ी है ZX 10R और इसका देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली अगर आप एक सुपर बाइक ओन करते हो तो ऑलमोस्ट कितना आपको कॉस्टिंग आ जाती है सर्विस की एंड फ्यूलिंग की और बाकी सारी जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। और इसके अलावा अगर आप ZX 10R ओन करना चाह रहे हो तो कितनी कॉस्टिंग आने वाली और क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसको ओन करने की, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो चलते हैं इसके ओनर की तरफ, मिस्टर ओम। हेलो। तो ये हैं ओम और ये ओन करते हैं ये ब्यूटीफुल सी मशीन। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस बाइक को ओन करते हुए आपको ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट मैंने पिछले फरवरी 14 को ये बाइक परचेज़ की थी। ओके, तो एक साल तो कंप्लीट हो गया है। एक साल कंप्लीट हो गया है। थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं कुछ दिन। हाँ, कुछ दिन ज़्यादा ही हो गए हैं। तो कॉस्टिंग कितनी आई थी इसकी? स्पेसिफिक इस बाइक की बात करें तो मैंने प्री ओन में ही ली थी, बट विद द एक्सेसरीज एंड ऑल मुझे ऑलमोस्ट जितनी नई 10R आती है उतने की पड़ गई थी। 19.5 के आसपास की। हाँ, अभी तो 10R का ऑन रोड प्राइस तो बढ़ गया है, बट 50 हो उस गया। टाइम पे 19.5 के आसपास आती थी। तो काफ़ी कुछ लोडेड है, जैसे मैं देख रहा हूँ इसकी जो फेयरिंग है और जो इसका फ्रेम है, आगे जो विंगलेट्स हैं, ज़्यादातर चीज़ें आपकी कार्बन फाइबर से ही बनी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाती है क्योंकि कार्बन फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जो काफ़ी लाइट वेट होता है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी आता है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ लोडिंग है, तो उसकी बात किसी और ब्लॉग में किया जाएगा। यहाँ पे मुझे आप ये बताइए कि जब आपने ये बाइक परचेज़ की थी ऑलमोस्ट कितनी रन हो चुकी थी ये? ये थी अराउंड 8000 किलोमीटर। 8000 किलोमीटर रन हो चुकी थी और अभी कितनी रन हो चुकी है? अराउंड 13,000। 13,000। एक बार हम आपको मीटर भी दिखा देते हैं ऑन करके। तो एक बार मीटर ऑन कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मीटर है। और एक बार ओडोमीटर देखते हैं कितना है। तो 13,944 यानी ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो 8,000 पे आपने ली थी और 14,000 चल चुकी है, तो 4-5-6,000 किलोमीटर आपने इसको अभी तक रन किया है। तो आपने परचेस करने के बाद अभी तक इसको किसी सर्विस सेंटर पे ले गया, सर्विस कराई है आपने? जी, मैंने इसकी सर्विस कराई है। इसमें टायर सेट जलवाए हैं, ब्रेक पैड्स चेंज करवाए हैं। सर्विस कितनी बार हुई है? अभी एक ही बार? सर्विस अभी एक ही बार हुई है। एक सर्विस हुई है। टायर्स आपने एक बार चेंज कराए हैं? टायर मैंने एक बार चेंज कराए हैं। ओके। और ब्रेक पैड्स डलवाए हैं। सबसे पहले सर्विस की बात कर लेते हैं। तो आपने क्या मतलब कावासाकी का जो जेन्युइन सर्विस सेंटर है वहाँ सर्विस कराई थी या फिर कहीं बाहर? कावासाकी का जेन्युइन जो सर्विस सेंटर है वो लखनऊ में, उस समय मैं गया था उनके पास, तो उनके पास इंजन ऑयल वगैरह नहीं था। ओके। तो मैंने इसकी सर्विस आफ्टर मार्केट करवा ली, बट यही है कि उनसे मतलब उससे अच्छा ग्रेड वाला ऑयल इसमें मैंने यूज़ किया है। ओके। तो सर्विस की कॉस्ट एग्जैक्टली कितनी आई थी? अराउंड सर्विस कॉस्ट अगर आप कावासाकी से कराओगे तो लेबर चार्जेस हैं बहुत सारे, बट अगर आप आफ्टर मार्केट कराओगे तो आपका प्रॉपर सर्विस हो जाएगा 15,000 के अंदर। 15,000 रुपये मतलब सर्विस आपकी कॉस्ट है। उसमें आपका सर्विस कॉस्ट में आपका मेनली इंजन ऑयल होगा, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर की क्लीनिंग, बिकॉज इसमें आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर लगा है तो उसको क्लीन हमेशा करना पड़ता है। एंड ब्रेक ऑयल वगैरह वो सब तो जनरल है अपना, वो हर सर्विस पे नहीं चेंज होता है। कोई पार्ट्स भी चेंज कराया था सर्विस में आपने? नहीं, कोई पार्ट नहीं, बस सिर्फ सर्विस आपने कराई थी। थ्रॉटल बॉडी वगैरह क्लीनिंग कराई थी आपने, ठीक है। तो और बाकी सिर्फ सर्विस हुई थी, कोई पार्ट ऐसा मेजर चेंज नहीं हुआ था। तो 15,000 रुपये कॉस्टिंग आपकी आई थी। अगर आप सर्विस सेंटर में कराते तो कितनी कॉस्टिंग आती? फुल सर्विस की अगर हम बात करें जिसको डीप सर्विस कहते हैं यार, इंक्लूडिंग थ्रॉटल बॉडी, फिल्टर और हर चीज़ को लेके, तो 20 के अबव भी बिल जा सकता था, 20 के अंडर भी रह सकता था। वो डिपेंड करता है कि मतलब बाहर और अंदर में मेन लेबर कास्ट का ही अंतर आता है। तो 4-5 हज़ार रुपये, 6,000 रुपये का डिफरेंस आपका आ जाता है जो लेबर कॉस्ट होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्ट्स की। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर आप एक सुपर बाइक ओन कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिप्लेस होने वाले या फिर चेंज होने वाले जो पार्ट्स होते हैं, एक तो आपके टायर्स होते हैं, मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार किलोमीटर ही चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 किलोमीटर, बट वो भी बहुत अगर आप आराम से चलाते हो। और दूसरा ब्रेक पैड्स इसके काफ़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो ये दो पार्ट्स अभी तक आप, टायर आपने बोला एक बार चेंज कराए हो आप? हाँ, मैंने ब्रेक पैड्स? ब्रेक पैड्स भी अभी रिसेंटली डलवाए हैं, वो भी चले ही गए थे, बट ब्रेक पैड से ज़्यादा वेयर टायर्स है। तो इससे पहले जब बाइक ली थी उस समय कौन से टायर थे? उसमें उस समय डले हुए थे पिरेली रोसो 3 जो कि फ्रंट में डले हुए हैं। ओके, और अभी आपने कौन से डलवाए हैं एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, पिरेली के रोसो 2 डले हुए थे। अभी मैंने इसमें वर्डेस्टीन का सेंचुरो NS लगवाया है। ओके, 200 तो सेक्शन। क्या फीडबैक है जो पहले वाले टायर्स और इसमें? ज़मीन आसमान का।
तो बेटर है ये कि खराब? नहीं ये खराब है, ये वो खराब बेटर है। थे। पिरेली का जो रोसो 2 था वो ज़्यादा बेटर वो था, बहुत ज़्यादा, और ये विडिस्टीन वाले उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हाँ, है। ये प्राइसिंग में भी दोनों के डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। वो कितने के आते थे? वो अराउंड 40,000 का सेट पड़ता है, आगे पीछे के दोनों। और ये इसका सेट पड़ता है अराउंड आई गेस 28,000 का, यानी 12,000 रुपए के का। आसपास का आपका डिफरेंस आ जाता है। बट 12,000 रुपए की कॉस्टिंग में आप बता रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अभी इसको लगवाने के बाद अब मुझे लगता है आप 4,000 किलोमीटर तो चला चुके हो। हाँ, जैसा मेरा ड्राइविंग स्टाइल है, मतलब मैं बहुत रफ नहीं चलाता हूँ, बट फिर भी लाइक पावरफुल इतनी मशीन है कि आप इस पर ट्रैक्शन लेवल 1 या 2 पे सेट करोगे तो फिर भी टायर स्किड मारता ही मारता है। अभी मीडियम पावर मोड पे लगी है, ट्रैक्शन 1 पे है, बट फिर भी टायर स्पिन मार रहा है प्रॉपर। तो उस हिसाब से ये टायर्स का फीडबैक काफ़ी ज़्यादा बेकार है। 3,000 के ऊपर नहीं चले टायर, 3,000 to 4,000 के ऊपर। ओके, तो मतलब आप ये बोलोगे कि अगर आपको चेंज ही कराना है तो 40,000 में जाके अच्छे टायर्स चेंज कराओ। ऐसे टायर्स लगवाओ जो आपको कॉन्फिडेंस दे, ग्रिप दे। ठीक है, तो टायर की कॉस्टिंग में मान लेता हूँ कि आपका 30 से 40,000 रुपए के आसपास आनी है। बाकी ब्रेक पैड्स आपने जो चेंज कराए किस कंपनी के हैं? ब्रेक पैड से डिपेंड करता है उस पर भी। आप अगर ओरिजिनल जो 10R के कैलिपर्स आते हैं वो ब्रेम्बो के हैं, तो आप ब्रेम्बो के ब्रेक पैड इसमें डलवाओ तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। बट वही है कि अवेलेबिलिटी का सीन है थोड़ा। तो ब्रेम्बो के कितने के आते हैं? 1 सेट अराउंड कॉस्ट करता है 7,500 का। 7,500 का 1 सेट आता है। तो 3 सेट पड़ते हैं, 2 सेट आगे, 1 पीछे। हाँ, तो आपका 7 3 21 22 22,500 रुपीज़ के आपके ब्रेक पैड्स आ जाते हैं, जो कि मुझे लगता है 5,000 से 6,000 के बाद चेंज होते होंगे। हाँ, वो डिपेंड करता है ड्राइविंग कैसे आप चला रहे हो। अगर आप अच्छे से चलाते हो, बहुत ज़्यादा ब्रेक का यूज़ नहीं करते हो, तो 8-10,000 भी पहुँच जाएंगे आराम से। बट उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है नहीं चलते होंगे 10,000 से ज़्यादा। ठीक है, फ्यूलिंग का क्या है? क्योंकि ये जैसे 10R है, काफ़ी लोगों को रहता है ना कि भाई सुपर बाइक है, 1000 सीसी की है, तो क्या माइलेज देती होगी। तो आपको क्या लगता है, आपकी जो बाइक अभी आप चला रहे हो, रेगुलर चला रहे हो, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया होगा, तो कितना आप एक्सपेक्ट? फ्यूलिंग का ये है कि वो भी डिपेंड करता है ड्राइविंग स्टाइल पे। इकोनॉमी स्पीड है अराउंड 120 से लेके 130, 110। जब आप इकोनॉमी में चलाओगे इसको बाइक को, तो उसमें एक स्पेसिफिक आइकन है, वो मीटर पे ब्लिंक करने लगता है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आप इकोनॉमी स्पीड के अंदर चल रहे हो। तो जब आप इकोनॉमी के अंदर चलो तो दे देती है 15, 16, 17 का माइलेज। 15, 16, 17, जो कि मेरे हिसाब से 1000 सीसी के हिसाब से बहुत अच्छा है। और अगर आप हाइपर राइड करते हो, जैसे मैं कभी कदार करता हूँ, आगरा एक्सप्रेसवे वगैरह जाता हूँ, तो उसमें इसका एवरेज गिर जाता है अराउंड 5 to 7 हो जाता है। 5 to 7 नहीं, 7, 8, 9 ऐसे ही रहता है। हाँ, ठीक है, तो मतलब मिडिल ग्राउंड एक ले चलता हूँ कि 12 के आसपास एवरेज आपको मिल जाएगा अगर आप कभी सिटी में और नॉर्मल चला रहे हो, कभी हाइपर स्पीड पे चला रहे हो, तो 11-12 का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे आराम से। ठीक है, मुझे लगता है 1000 सीसी के हिसाब से 11-12 का माइलेज अच्छा। आजकल तो काफ़ी ऐसी बाइक्स आ रही हैं जो सिर्फ 400 सीसी की है, 500 सीसी की हैं, और आपकी 18-20 का माइलेज दे रही हैं। तो उस हिसाब से हाफ से तो ज़्यादा ही माइलेज आपको मिल रहा है। और बाकी आप मुझे बताओ, जैसे बाकी और भी सुपर बाइक्स आप काफ़ी ज़्यादा चला चुके हो, इससे पहले आप CBR ओन करते थे, ठीक है, और बाकी दूसरी कंपनीज़ की भी आपने चलाई हुई हैं बाइक्स, तो क्या डिफरेंस आ रहा है आपको? मतलब कावासाकी की जो ये बाइक है, इसका आपको क्या फीडबैक रहा है अभी तक उनके कंपेरिजन में? सबसे पहले होंडा से कंपेयर करते हैं, CBR के कंपेरिजन में आपको इसमें क्या ऐसा लगा कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? रिलायबिलिटी एंड पार्ट्स का मेन चीज़ रहता है। पार्ट्स का एक्सेसिबल ज़्यादा है कि ज़्यादा? नहीं, हाँ, मतलब पार्ट्स पे रिलायबिलिटी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म में रन करते हैं वो होंडा के पार्ट्स ज़्यादा लॉन्ग टर्म में रन करते हैं। इसकी सर्विस इंटरवल का भी मुझे लगता है, जैसे होंडा का सर्विस इंटरवल आपका 10 से 12,000 तक का है, इसका आई थिंक 6,000 ही है। होंडा का ऐसा है कि आप अभी तो अवेलेबल है नहीं उतने सर्विस सेंटर्स, जो मोस्टली सुपर बाइक हैं। अभी वापस से 650R लॉन्च हुई है, तो वो शायद फोकस करेंगे पार्ट्स एंड ऑल पे। बट होंडा की सर्विस ऐसी है कि अगर आप, डिपेंड करता है वो रनिंग पे बेसिकली, बट इसका सर्विस इंटरवल है हर 6 महीने का। आपको हर 6 महीने पे इसकी सर्विस करानी ही है। तो उस हिसाब से ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी? ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। तो फिर आपने 10R की तरफ आप क्या हो गया, आपके पास फायर ब्लेड का भी ऑप्शन था? फायर ब्लेड की अवेलेबिलिटी थी उस वक्त, बट वही है कि अगर मैं उसको ले लेता तो सर्विस एंड कंपनी सपोर्ट कुछ भी नहीं रहता लखनऊ में, क्योंकि होंडा का कोई आपका गोल्ड ऑलमोस्ट इंडिया में भी नहीं है, क्योंकि मैं 1000RR का ऐसा है सीन, RRR या RRR हो गई कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब मेन जो इसको लेने का रीज़न वो है कि आपको 1000 सीसी में एक ऐसी बाइक मिल गई जिसकी सर्विस नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा वाइड है, आपका इजीली मिल जाता है। लखनऊ में भी इसका सर्विस सेंटर है, बाकी वहाँ पर भी इंजन ऑयल नहीं था, बट ईजिली बाकी सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल हो जाती हैं।
और बाकी सिटी में राइड में आपका कैसा है? जैसे हमेशा तो आदमी हाईवे पे नहीं जा सकता, अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो तो आपको कई बार शाम को भी कैफे रेसिंग के लिए निकलते हो या फिर कहीं चाय पीने फ्रेंड्स के साथ गए हो, तो सिटी में इसका कैसा आपका रहता है? आपको क्या लगता है कि इस बाइक से आप रोज़ ट्रैवल कर सकते हो या फिर थोड़ा सा हेडेक रहता है कि नहीं छोटी बाइक लेनी है मुझे, उससे चलना है? सिटी में रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं इस चीज़ के कि इसका पोस्चर जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, तो आपको उस चीज़ का यूज़ टू होना पड़ेगा, वरना आपके बैक और रिस्ट में कॉन्स्टेंटली पेन रहेगा। बाकी थोड़ी सी बड़ी लगती है इन ट्रैफिक, मतलब ऐसे लगता है कि कंजेस्टेड जहाँ पे हो तो वहाँ पे थोड़ा इसको आराम से चलाना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम है। आई थिंक 135 के आसपास है इसकी। हाँ, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कितनी है, बट काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसको बहुत ज़्यादा देख के ट्रैफिक वगैरह में चलाना पड़ता है। ब्रेकिंग का कैसा है इसका? कावासाकी मैंने सुना है कि ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सब मेरे हिसाब से तो मिथ है, वो राइडर पे डिपेंड करता है। जो बोलते हैं कि इसमें टैंक स्लैपर भी आता है, तो टैंक स्लैपर तभी आता है बिकॉज आपको हैंडल पकड़ने का तरीका नहीं आता है बेसिकली। मैंने भी आई थिंक आपकी रन की है यहाँ पे 277 के आसपास, इसमें अराउंड आफ्टर मार्केट टैंक वो लगा है स्टीयरिंग डैम्पर, बट फिर भी स्टॉक डैम्पर भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है अगर आप प्रॉपर्ली हैंडल को ग्रिप करो तो। अभी आपका ओलिन का है? अभी ओलिन्स का स्टॉक भी आता है, बट ये मैनुअल है। ये तो हाँ, ये मैनुअल है, मैनुअली बेटर होता है आई थिंक। हाँ, इसको आप बेसिकली ट्रैक वगैरह के लिए है कि आपको जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में प्रॉपर खींचना है तो आप इसको टाइट पे कर दो, तो वहाँ पे ज़ीरो रिस्क रहता है टैंक स्लैपर का। बाकी जो छोटी मोटी आपके जो मतलब मेंटेनेंस होती है, जैसे चैन क्लीनिंग हो गया और वॉशिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया, तो इन सब में आपको कितनी फ्रिक्वेंटली करानी पड़ती है? तो चेन क्लीन और चेन ल्यूब तो हर 3 to 200 किलोमीटर्स पे मैं करता रहता हूँ। और बाकी वैसा एज सच इसका कोई रेगुलर मेंटेनेंस है नहीं, जो है वही सर्विस एंड ऑल का है। तो नॉर्मल जो छोटी बाइक्स में आपका चैन की क्लीनिंग या लुब्रिकेंट पड़ता है उसी से आप करते हो? वो भी डिपेंड करता है। अगर आपका बजट आप एक्सीड कर सकते हो तो आप सेरेमिक ल्यूब्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो, जो कि कावासाकी के ओरिजिनल आते हैं। बट अगर आप थोड़ा बजट में देखना चाहते हो तो आप मोटल का चेन क्लीनर या स्प्रे देख सकते हो। ओके। चैन स्पॉकेट भी बाइक्स का काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, अभी तक आपने चेंज कराया इसमें? नहीं, अभी 10,000 किलोमीटर पे। जब आपने परचेस किया था चेंज होके मिला था या नहीं, स्टॉक था। स्टॉक है, तो मतलब 14,000 चल चुकी है स्टॉक। और अभी तक आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि चेंज कराने की ज़रूरत है? अभी तो फिलहाल स्प्रॉकेट का मुझे कोई लग नहीं रहा है ऐसा कुछ इशू। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस एंड मुझे लगता है ऑलमोस्ट जो कॉस्टिंग है हम लोग ने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। और जितना अभी तक निकला है आपका कि आपको 6 महीने में एक बार आपको ये बाइक सर्विस करानी है, और अगर 6 महीने के हिसाब से आपकी ईयरली कॉस्टिंग देखी जाए तो 20,000 रुपये के आसपास आपकी सर्विस कॉस्ट आ जाती है 6 महीने पे, तो वो 40,000 रुपये हो गया आपका साल का। नहीं, 20,000 तब आएगी जब आप बाहर कराते हो। नहीं, 20,000 आपकी तब आएगी सर्विस कॉस्ट जब आप उसको लाइक एक बेंच बेसिक किलोमीटर्स पे कराते हो। हाँ, जैसे 10,000 किलोमीटर हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया। तो हर सर्विस पे थ्रॉटल बॉडी वगैरह क्लीन नहीं होती है। जो डीप सर्विस होती है, जनरल सर्विस होती है, आपका बस ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज और उसका 15,000 रुपये आपने बताया। हाँ, 15,000 ऑलमोस्ट। तो मान 30,000 रुपये साल का मान लेते हैं हम लोग। 30,000 टायर्स भी आपके 6,000 किलोमीटर के आसपास ही चलते हैं, तो एक सर्विस में आपको चेंज कराने हैं तो साल में आपको 2 बार टायर चेंज कराने पड़ेंगे। हाँ, टायर की कॉस्टिंग आपकी 30,000 रुपये है, साल की आपका 60,000 रुपये हो गया। तो ऑलमोस्ट 30,000 वो हो गया, 60,000 हो गया, 90,000 हो गया। और फ्यूलिंग का मुझे लगता है कि वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको मैं उतना काउंट नहीं करना चाहूँगा। तो फ्यूलिंग को अगर मैं हटा दूँ और ब्रेक्स को इसमें इंक्लूड कर लूँ, जो कि आपको मुझे लगता है साल में एक बार से ज़्यादा चेंज नहीं कराना पड़ेगा। हाँ, एक बार चेंज होगा तो 22,000 रुपये 22,500 रुपये वो हो गया। तो ऑलमोस्ट 1,10,000 रुपये के आसपास आपका साल का इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगा। और कम में ही जाएगा, क्योंकि टायर्स का भी आप डिपेंड करता है कि आप बाइक कितना निकाल रहे हो। आप एक सुपर बाइक ऑन कर रहे हो 1000 सीसी, तो आप रोज़ तो निकालोगे नहीं उसको। तो वही चीज़ें हैं, आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसे चला रहे हो, आप कैसे रख रहे हो। तो ये थे मिस्टर ओम और ये थे आपकी ZX 10R। और अगर आप इसको ओन करना चाहते हैं तो ईयरली आपकी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आनी चाहिए, जिसमें आपकी फ्यूलिंग इंक्लूड नहीं है। तो आप लोग बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चाहे तो इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्ट इनको DM कर सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दो आप। यहाँ पे लिखा हुआ है साइड पे, तो यहाँ पे विजिबल है, आप लोग देख लो भाई। तो इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं। मेरा सोशल इंडिया हैंडल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। I'm.solo traveler। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ। दिस इज राम साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।